नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्पाइडी में। इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के सभी टॉपिक्स। ये सीरीज का दूसरा वीडियो है। अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही आज हम बात करेंगे अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिवृद्धि और विकास के अनेक सिद्धांत हैं। आज हम इन्हीं के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सिद्धांतों के जो नाम है वो इस प्रकार हैं। पहला है विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, चक्राकार वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। इन सिद्धांतों के बारे में जानने के बाद हम इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनके विषय में भी चर्चा करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सिद्धांत है वो है विकास की दिशा का सिद्धांत। जैसा कि नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार जो विकास की एक दिशा निश्चित होती है। बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। साथ ही बालक की परिपक्व अवस्था गर्भाधान के बाद सिर से पैर की ओर होती है। यानी बालक में जो परिपक्वता आती है वो गर्भाधान के बाद सिर से पैर की ओर आती है। यानी पहले सिर का विकास होगा, उसके बाद पैर का विकास होगा, जो कि ऊपर से नीचे की ओर विकास होता है। साथ ही इस विकास को मत्स्य बोधमुखी विकास एवं केंद्र से परिधीय विकास कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि मत्स्य बोधमुखी विकास या केंद्र से परिधीय विकास किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो उसका आंसर होगा विकास की दिशा का सिद्धांत। अगला सिद्धांत देखते हैं। हमारा अगला सिद्धांत है विकास क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक एवं भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है। यहाँ गामक और जो भाषा विकास है उसका अर्थ है कि बालक पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, उसके बाद लिखता है। यानी जब बालक जन्म लेता है उसके बाद वो अपने आसपास की चीज़ों को सुनता है, सुनने के बाद उन चीज़ों को वो फिर बोलने की कोशिश करता है। बोलने के बाद जब उसकी आयु बढ़ती है फिर वह उन चीज़ों को पढ़ता है, पढ़ने के बाद फिर वह उन चीज़ों को लिखने की कोशिश करता है। इसका एक क्रम होता है जो कि आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका होता है LSRW, यानी लिसन, स्पीक, रीडिंग एंड राइटिंग। इस प्रकार की विकास गर्भावस्था, इसी प्रकार जो विकास है वो बालक में गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के क्रम में होता है। अगला सिद्धांत देखते हैं। अगला सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत बालक के विकास के सभी स्वरूप एक दूसरे पर परस्पर संबंधित होते हैं। यानी बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक जितने भी स्वरूप हैं, आपका इसमें नैतिक, भाषाई, जितने भी ये पक्ष हैं, ये एक दूसरे पर परस्पर डिपेंड होते हैं, साथ ही विकास में सहायक होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा निरंतर विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया है परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता है। यानी कोई भी परिवर्तन बालक में एकदम से नहीं हो जाता है, जैसे कि बालक रात में सोया और सुबह उठ के चलने लगा।
ये परिवर्तन एकाएक नहीं होता है, इसकी एक प्रक्रिया होती है जो कि निरंतर चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया अविराम गति से चलती रहती है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को, फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। जैसे बालक पहले अपने हाथों को मूव करना सीखता है, फिर उसके बाद वो अपनी उंगलियों को घुमाता है या उंगलियों का प्रयोग करता है किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए। उंगलियों का उपयोग कब किया जाता है? जब बालक अपने संपूर्ण अंग जैसे अपने हाथों का उपयोग करना सीख जाता है, उसके बाद वह उंगलियों का उपयोग करता है। अगला सिद्धांत है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक ही आयु के दो बालक या बालिकाओं की शारीरिक, मानसिक, भाषिक एवं संवेगात्मक विकास में भिन्नता होती है। इस सिद्धांत का अर्थ है कि कोई भी दो बालक या बालिकाएं एक जैसे नहीं होते हैं। उनके जो विकास की दर होती है वो अलग अलग होती है। कोई बालक जो होता है वो अति तीव्र बुद्धि का होता है, जबकि कोई बालक मंद बुद्धि का होता है। लेकिन विकास सबका होता है, लेकिन जो उसकी दर होती है वो भिन्न होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सिद्धांत है हमारा चक्राकार वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यदि बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो साथ साथ उसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होगी। यानी अगर बालक की लंबाई बढ़ेगी तो उसकी जो चौड़ाई है, जो उसके हाथों की लंबाई और जो उसका सीना है वो भी बढ़ेगा। ये नहीं है कि बालक केवल लंबा हो गया तो उसके जो है चौड़ाई नहीं बढ़ेगी। अगर लंबाई बढ़ेगी तो उसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होगी। ये सिद्धांत के अनुसार बताया गया है। हमारा अगला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का शारीरिक, मानसिक, भाषिक, संवेगात्मक विकास समान होता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत और व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इसमें डिफरेंस ये होता है, आपका जो समान प्रतिमान का सिद्धांत है ये अलग इसलिए होता है, आप एक उदाहरण के ज़रिए समझ सकते हैं। जैसे एक गरीब बालक है, गरीब बालक घुटनों के बल चलना सीखता है और एक अमीर बालक है वो भी घुटनों के भर ही चलना सीखता है। यहाँ पर दोनों बालकों में कोई भिन्नता नहीं होगी। अमीर का बालक भी उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से गरीब का बालक चलेगा। हाँ, उसके वातावरण में भिन्नता हो सकती है जिससे उसके विकास पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यह जो सिद्धांत है यह समानता बताता है कि इन दोनों में समान विकास होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का कारण होता है। इसे हम समझते हैं कि जो बालक है वो केवल अपने माता पिता के दिए हुए गुणों से ही उसका विकास नहीं हो सकता। उसके साथ साथ वह जिस वातावरण में रह रहा है उसके साथ क्रिया करके वह अपना विकास कर सकता है। इसलिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है और दोनों ही एक दूसरे के परस्पर सहयोगी हैं या निर्भर भी हैं। विकास की दृष्टि से देखें तो हमारा अगला जो सिद्धांत है वो है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत में लिखा है बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। अब इस पॉइंट को समझते हैं। सामान्य क्रियाओं से यहाँ अर्थ है जैसे कोई बालक पहले घुटनों के बल चलता है, फिर पैरों के बल चलता है, उसके बाद फिर वह दौड़ लगाना सीखता है, फिर उसके बाद वह साइकिल चलाना सीखता है। इस तरीके से जो इसकी प्रक्रिया है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चली जाती है। अगर आपसे प्रश्न कोई पूछता है कि जैसे एक बालक
चलने के बाद चलना सीखता है, फिर उसके बाद साइकिल चलाना सीखता है, तो यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं के सिद्धांत के अंतर्गत। या समर्थन करता है तो वह इस सिद्धांत का समर्थन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पॉइंट दिया है हमारा विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। इसके अनुसार जिस प्रकार बालक का विकास होता है उसे देखकर हम उसके भविष्य के बारे में बता सकते हैं या भविष्यवाणी कर सकते हैं। भविष्यवाणी से यहाँ तात्पर्य है, जैसे कोई बालक पढ़ने में तीव्र है तो हम उसके भविष्य के बारे में बता सकते हैं कि ये भविष्य में बड़ा होकर अपने व्यक्तित्व का अच्छा निर्माण कर सकेगा। अगर किसी बालक की राजनीति में रुचि है तो हम बता सकते हैं कि आगे चलकर यह बड़ा राजनेता बन सकता है, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। हम इसके बाद देखते हैं विकास में परिवर्तन। विकास की जो प्रक्रिया होती है उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। विकास में परिवर्तन मुख्यतः 4 प्रकार से होता है। पहला है हमारा आकार में परिवर्तन, सेकंड है हमारा अनुपात में परिवर्तन, उसके बाद पुराने चिन्हों का लोप तथा नए चिन्हों का उदय। अब इसे समझ लेते हैं। पहला है हमारा आकार का परिवर्तन। आकार में परिवर्तन 2 प्रकार से होता है। एक होता है हमारा शारीरिक परिवर्तन और दूसरा होता है मानसिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन में लंबाई, चौड़ाई और भार में परिवर्तन होता है। साथ ही जो शारीरिक परिवर्तन होता है उसे अभिवृद्धि कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा मानसिक परिवर्तन। मानसिक परिवर्तन में चित्त, चिंतन, मनन, सोच, विचार, बुद्धि, संप्रत्यय में परिवर्तन होता है। यानी मानसिक रूप से जितनी भी जुड़ी प्रक्रियाएं हैं उनमें परिवर्तन होता है, वो मानसिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। जब शारीरिक और मानसिक परिवर्तन एक साथ होते हैं उस प्रक्रिया को ही विकास कहते हैं। इसके आगे देखते हैं अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन में जब बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, भाषिक, संवेगात्मक पक्षों में परिवर्तन होता है तब विकास होता है। इसे एक उदाहरण के रूप में जानते हैं, जैसे बालक के शब्दकोश का बढ़ना। जब बालक शैशवावस्था में होता है तब उसके शब्दकोश में कुछ ही शब्द होते हैं। जैसे जैसे बालक की आयु में वृद्धि होती है वह वातावरण से अनेक शब्द सीखता है तथा उसका जो शब्दकोश का जो भंडार है वह बढ़ता है। साथ ही बालक के दांतों का बढ़ना, यहाँ बालक के दांतों के आकार बढ़ने की बात हो रही है, ना कि संख्या। अगर संख्या बढ़ती है तो वह शारीरिक परिवर्तन में आता है जिसे अभिवृद्धि कहा जाता है। साथ ही बालों का बढ़ना। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है पुराने चिन्हों का लोप। पुराने चिन्हों में जैसे बालक के दूध के दांत के स्थान पर स्थायी दांत निकल आते हैं, बालक की जो आवाज़ है उसमें परिवर्तन होता है। साथ ही जो कच्चे बाल होते हैं बालक के, जो सुनहरे बाल होते हैं जन्म के समय, वो बालक के जो बाल होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। वो इसी परिवर्तन के कारण लुप्त होते हैं। इसके बाद अंतिम है हमारा नए चिन्हों का उदय। इस चरण में स्थायी दांत आ जाते हैं, दाढ़ी और मूंछ के बाल आना, बालकों की आवाज़ कर्कश तथा बालिकाओं की आवाज़ मधुर होती है। यह जो परिवर्तन है यह विकास का परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अब हम जान लेते हैं इससे जो जुड़े क्वेश्चन हैं वो किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। अब जैसे आपको एक पॉइंट दिया गया कि कोई बालक का विकास उसके अंदरूनी या रीढ़ से लेकर रीढ़ से उसके हाथों की ओर जा रहा है, तो उसे किस सिद्धांत, विकास के किस सिद्धांत को वह दर्शाता है?
तो उसका जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा विकास की दिशा का सिद्धांत। यहाँ पर केंद्र से परिधि विकास होता है, यानी बालक की रीढ़ से उसके हाथों की ओर विकास की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है हमारा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बालकों के जो भाषाई विकास है उसका सही चरण बताइए। तो उसका जो सही चरण है कि बालक पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, उसके बाद लिखता है। आपको ये 4 पॉइंट दिए जाएंगे और आपको अलग अलग जगह पर ये व्यवस्थित मिलेंगे। आपको ये जो क्रम है ये क्रम याद रखना है। आपको एल यानी लिसनिंग, एस यानी स्पीक, उसके बाद रीडिंग, फिर राइटिंग। ये LSRW ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है वो आपका अन्य सब्जेक्ट, जो आपके और सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिंदी, उसमें भी आपका पूछा जाता है। साथ ही जो बालकों की अवस्था होती हैं वो भी आपसे पूछ सकते हैं कि बालकों की जो अवस्था है उसे क्रमबद्ध तरीके से लिखिए। तो उसमें आपका गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, और अगर क्वेश्चन में दिया है प्रौढ़ावस्था तो प्रौढ़ावस्था भी होगा।